जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एचपी टेट, एचपी टीजीटी कमीशन, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 121 कहता है द सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? वाटर की बात करें H2O नहीं किया जाता है। D2O की बात करते हैं, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। इसको न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बर नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा कि ये जो है काम करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए। स्लो करने के लिए तो इसको बोलेंगे हम कि ये मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। मॉडरेटर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे कैडमियम की बात करेंगे, यही इसका सही आंसर होगा। कैडमियम जो है यही न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बर की तरह यूज किया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम तो ये तो मेन फ्यूल होता है, इसी की वजह से तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 122वां। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर सिलिका। सिलिका के लिए क्या सही नहीं है? सिलिका इज रिप्रेजेंटेड एज SiO2। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है हमारी वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। इट इन्वॉल्व्स SI डबल बॉन्ड O, ये बात गलत है हमारी। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है सिलिका और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स SI डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, ये गलत बात है। आगे देखो, इन सिलिका SI एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि ये 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ होता है। आगे देखें, अगला देखें। ग्लूकोज इज, ग्लूकोज कैसा है? बोलेंगे एल्डोज, पेंटोज, कीटोज, एल्डोज, हेक्सोज या फिर कीटोज, हेक्सोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ये होता है। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हमें CHO ग्रुप देखने को मिलता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एल्डोज बोला जाता है। ठीक है जी। तो कीटोज, कीटोज नहीं होगा, एल्डोज ही होगा। अब इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे और ये हेक्सोज बन जाएगा, यानी कि एल्डोज, हेक्सोज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं 124वां प्रश्न। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन इज 10 मिनट। 10 मिनट क्या है भैया? बोलेंगे सर टी हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीशन के लिए कितना समय लगाएगा? देखो, मान लेते हैं हमारे पास 100 कंसंट्रेशन है। 100 कंसंट्रेशन, अब ये हाफ हो जाएगी टी हाफ के ऊपर, यानी कि 50 बनने के लिए इसको 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, हाफ हो गई। अब 50 का भी हाफ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 के लिए और 10 मिनट लगेंगे। टी हाफ का यही मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो हमारा हाफ हो रहा है और उसके लिए कितना समय लग रहा है। तो देखो, पहले 100 था, 100 से कितना बन गया? 25 बन गया, यानी कि 75% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और समय कितना लगा? तो बोलेंगे सर पहले 10 मिनट लगे, उसके बाद 10 मिनट और लगे, टोटल जो है हमारे 20 मिनट लगे। और यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 मिनट्स इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 125वां। विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है? धर एक और टर्म होती है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, जिसको कि रॉयल वाटर भी बोला जाता है, रॉयल वाटर, वो क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HNO3। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमारा HCl होता है, 1 पार्ट में HNO3 होता है। ठीक, ये हो गया एक्वा रेजिया। लेकिन एक्वा फोर्टिस की अगर मैं बात करता हूँ, एक्वा फोर्टिस हमारा होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये होता है HNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HNO3। अगला प्रश्न देखिए 126वां। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बिहेव्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है? अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करता हूँ, ये तो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है भैया। ठीक है, फिर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी
और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है SO2 में वो +4 हमें देखने को मिलती है। तो +4 से ये 0 भी हो जाता है, जैसे कि H2S गैस में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो -2 आएगा, ये सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है। ओके, तो +4 से ये -2 जा रहा है, यानी कि इसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन भी होती है। अगर मैं H2SO4 की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +6 आती है। तो +4 से +6 जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें 127वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमारे पास डीएनए है, हमारे पास आरएनए है। डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, मैं बात करता हूँ AT होता है और GC, ये। और अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे T जो है वो रिप्लेस हो जाता है U से, यानी कि यूरेसिल से। यहाँ पे G और C वैसे के वैसे रहते हैं। G यानी कि ग्वानिन, C से साइटोसिन हो जाता है, A से एडेनिन हो जाता है, U से यूरेसिल, T से थाइमिन हो जाता है। तो आरएनए के पास देखो, आरएनए के पास थाइमिन नहीं है, T नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128वां, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 129वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड द टिप ऑफ मैचस्टिक। मैचस्टिक यानी कि माचिस की तीली है हमारे पास। माचिस की तीली के टिप पे क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन क्या क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस, पोटाशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस या फिर सल्फर। इसका सही आंसर रेड फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। रेड फॉस्फोरस होता है, ध्यान में बात रखिए। आगे बढ़ते हैं 130वां प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी? ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है? डीजल है, पेट्रोल है, LPG है और CNG है। तो अगर बात की जाए LPG और CNG की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 45 किलो जूल पर किलोग्राम यहाँ पे एनर्जी मिलती है, कैलोरी की वैल्यू होती है। LPG और CNG की लगभग लगभग बराबर ही होती है, 50 किलो जूल के आसपास। और इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो LPG की ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसका यूज़ भी करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की ज़रूरत भी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। 131वां, सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड। हमने कॉटन को सेपरेट करना है सीड से। तो कॉटन आपने देखा होगा, तो वहां पे इस तरह से बीज होता है और ऐसे बाहर कॉटन लगा होता है। कॉटन को अलग करना है और बीज को अलग करना है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग, गिनिंग, शॉर्टिंग या फिर रीलिंग। ये प्रोसेस होती है गिनिंग। ऑप्शन नंबर बी अब इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 132वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। यस, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, इट मींस वो कंपाउंड कैसा होगा? हमारा ब्रांच्ड होगा। जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, यानी कि ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो देखें एन हेप्टेन तो हमारी लॉन्ग सिंगल चेन होगी, लीनियर होगी। 2,3 डाई मिथाइल में हमारे पास देखो 2 के ऊपर आ गया और 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3 यहाँ पे हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। 3 मिथाइल हेक्सेन की बात करता हूँ तो तीसरे कार्बन के ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है। ऑप्शन नंबर बी वाले में 2 ब्रांचिंग हो गई। अब डी वाला है, डी में हमें कितनी? 3 ब्रांचिंग देखने को मिलती है। देखो जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है 2, 2, 4, यानी कि कार्बन नंबर ये तो 1 आ गया, ये दूसरे के ऊपर एक CH3 लगा है, दूसरे के ऊपर दूसरा CH3 भी है, और उसके बाद चौथे कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे हमें 3 ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, अ लुईस एसिड। एक लुईस एसिड क्या होता है? देखो ध्यान देना, एक लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। एक बात हो गई, जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अरे भाई उसके पास कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट प्रोटॉन, नहीं भाई प्रोटॉन नहीं, H पॉजिटिव की बात नहीं होगी, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की। एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। गिव प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं देगा, पहले ही कमी है इसके पास तो देगा क्या। कैन गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कमी है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। आगे देखो अगला प्रश्न 134वां, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को क्रैक करना है, तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट करेंगे हम हायर हाइड्रोकार्बन को और उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही बन रहा है। देखो, चेंज द हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर बाय हीट, हीट के द्वारा हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135वां, विच कलर डेवलप्स व्हेन फेनोल्फथलीन इज एडेड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। जब हम फेनोल्फथलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें कौन सा कलर देखने को मिलता है? ऑप्शंस क्या क्या है? देखो, रेड है, लाइट पिंक है, ब्राउन है और येलो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पिंक, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब्स में भी, जब टाइट्रेशन करते हैं फेनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। अगर हमारा बेसिक सोल्यूशन है तो वो लाइट पिंक कलर देता है। आगे बढ़ते हैं। 136वां, अ नॉन मेटल विच एक्ट्स एट फंगीसाइड। कौन सा नॉन मेटल फंगीसाइड्स की तरह काम करता है? देखो, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया और कार्बन हो गया। सही आंसर सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 137वां, मैक्सिमम राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टू 1 kg ऑफ वाटर। क्या बोला हमने? ये हमारे पास वाटर है, बोलेंगे ठीक है। अब इसमें इसके बॉइलिंग पॉइंट में राइज होना है, ठीक, लेकिन राइज कब होगा? जब हम इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे, और यही हमें बताना है कि ये सब्सटेंस कौन सा होगा। क्या वो ग्लूकोज है, क्या वो NaCl है, क्या वो स्क्रोज है, या फिर ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। अगर मैं आपको डीप कंसेप्ट यहाँ पे बताऊं, ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? ये वॉट हॉफ फैक्टर यानी कि आई के ऊपर डिपेंड रहेगा। जिसका जिसका आई यानी कि वॉट हॉफ फैक्टर ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम राइज इन बॉइलिंग पॉइंट करेगा। और इसी मैक्सिमम राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जब हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो टेम्परेचर में जब राइज होता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6। इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है भाई? 0 होगा, क्योंकि ये तो डिसोशिएट ही नहीं होता है, और जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं, जितने आयंस बनते हैं वही तो आई होता है। अब नमक की बात करते हैं, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में यानी कि 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 आयंस बन रहे हैं, तो आई इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्क्रोज की बात करेंगे, स्क्रोज ये हाइड्रोकार्बन है तो ये डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो गेम से बाहर है, ग्लूकोज और सक्रोज तो बाहर हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। देखो, Al2SO4 थ्राइस, ये डिसोशिएट होगा किसमें? Al3 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देते हैं, और SO4 3 है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3। तो कितने आयंस बन गए? देखो, 2 ये आयंस बन गए और 3 ये आयंस बन गए। तो इसके लिए आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 5 होगा। जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा, वो ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट में राइज करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, और ये आपके TGT में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, पेप्टाइजेशन इज रिलेटेड टू। पेप्टाइडेशन किससे रिलेटेड है? पेप्टाइड फॉर्मेशन, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट की जो फॉर्मेशन हो रही है या प्रिपरेशन हो रही है उसको पेप्टाइजेशन बोला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 139, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट्स अ मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। पिग आयरन हो गया, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो किसकी वजह से होती है, कार्बन की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सी स्पीसीज एरोमेटिक है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे है साइक्लो ऑक्सटेट टेट्रेट, सॉरी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। फिर है साइक्लोप्रोपीन है, फिर हमारे पास आ जाएगा साइक्लोपेंटा डाइनाइल आइन, और एक आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन है, ये एरोमेटिसिटी को शो नहीं करता है। अब एरोमेटिसिटी के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एक फॉर्मूला आता है, एक रूल आता है, जिससे हम एरोमेटिसिटी का पता लगा सकते हैं। ये रूल होता है हक्कल्स रूल। क्या बोलेंगे इसको, हक्कल्स रूल, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये होता क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कर लिया जाएगा तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइइनल अनाइन, यही हमारा एरोमेटिक रहेगा, बाकी के सारे एरोमेटिक नहीं रहेंगे। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर इन डेफिनेशन की बात करें, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर, हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142वां, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ मिथेनॉल की और साथ में वाटर की बात करता हूँ, इन दोनों में से आप सभी को पता होगा कौन ज्यादा एसिडिक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो वाटर, वाटर ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू CH3OH, मिथेनॉल। तो कहाँ पे देखो, इस वाले ऑप्शन में तो ये गलत बात बोल रहा है, ये तो ऐसा है ही नहीं। इस वाले ऑप्शन में ये ठीक बात बोल रहा है, वाटर ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। उसके बाद कौन सा आएगा, तो आ जाएगा हमारा फिनोल आ जाएगा, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये वाले ऑप्शन में भी ऐसी बातें चल रही हैं। उसके बाद आ गया हमारा पैरा नाइट्रो, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये पूरा का पूरा साथ में ही है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए फिनोल का और पैरा नाइट्रोफिनोल का, तो इसमें पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप, तो ये इफेक्ट करता है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ पर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरा नाइट्रोफिनोल चलेगा, उसके बाद फिनोल आएगा, उसके बाद वाटर आएगा, और उसके बाद आएगा मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बताया जा सकता है। कोवलेंट बॉन्ड हो गया भाई, डेटिव बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, या फिर आयनिक बॉन्ड हो गया। तो आयनिक बॉन्ड का तो कोई लेना देना होता नहीं है भाई प्रोटीन्स में, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट डेटिव बॉन्ड भी नहीं होगा। अब इन दोनों में है, कोवलेंट बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है, जो हमारा क्या बोले हम उसको, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कोवलेंट बॉन्ड सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्स प्लैंक्स डबल, अच्छा ठीक है, प्लैंक्स ने क्या दिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने सुनी होगी, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी, तो क्या आ जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, 145, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, क्या ऑक्सीजन है, क्या सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, या फिर आयरन है। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे एलिमेंट पूछा हुआ है तो एलिमेंट में आ जाएगा ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे मेटल पूछता तो हमारा आंसर कुछ और रहता। अगर ये नॉन मेटल पूछता तो हमारा आंसर कुछ और रहता। अगर सीधी सी बात कर दूं, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, ना वो मेटल में है ना नॉन मेटल में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं, एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा। मेटल की अगर बात की जाए, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। नॉन मेटल में ऑक्सीजन आ जाएगा, भी ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल भी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SF4 मॉलिक्यूल इज, SF4 मॉलिक्यूल कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लानर है, डिस्टॉर्टेड है, टेट्राहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है? ये हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लग सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। सल्फर, सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बोलेंगे सर इसके पास तो 6 होंगे, बिल्कुल ठीक है। प्लस करेंगे, फिर फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के पास 7 होते हैं तो 8 के पास कितने, 4 के पास हो जाएंगे 28। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास क्या आ गया 4, 8 चौके 32 और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1। इट मीन्स एक हमारे पास क्या आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सल्फर है हमारा, ये 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा फ्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड पेयर बन गए फ्लोरीन के साथ और एक इसके पास लोन पेयर होता है। तो इस तरह की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है और इसको हम बोल देंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अरे नहीं, इसको बोलेंगे हम, ये हमारी शेप बनेगी कुछ इस तरह से, ध्यान देना। देखो ये सल्फर आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। यस, इसी को बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ Na मेटल इन NH3? सोडियम मेटल का सॉल्यूशन NH3 में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी, ये हमें बताना है। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, इट इज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। उसके बाद बोलता है इट हैज मेटालिक लस्टर, इसके पास मेटालिक लस्टर होगा, ठीक है। फिर बोलता है इट इज ब्लू व्हेन कंसंट्रेटेड एंड ग्रे व्हेन डाइल्यूटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इट हैज मेटालिक लस्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ब्लू व्हेन कंसंट्रेटेड, जब कंसंट्रेटेड होगा तो ये ब्लू कलर का होगा। और दूसरी बात आ गई ग्रे व्हेन डाइल्यूटेड, तो जब डाइल्यूट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। डाइल्यूट में हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है और कंसंट्रेटेड होगा तो वहां पे हमें ग्रे कलर को, ये लाइन उल्टी हो गई है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट? आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक एलिमेंट शेयर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में क्या सही नहीं है? दे हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑल ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। दे हैव एक्सीलेंट अलॉइंग प्रॉपर्टी, ये अलॉय बनाने के काम भी आता है। ये भी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया ऑल, ऑल नहीं शो करते हैं, सारे के सारे नहीं करते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। और अगर इस ऑल को नहीं लेना होगा, अगर यहाँ पे जनरली बोला जाएगा तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तब ये सारी की सारी बातें ठीक रहेंगी। तो इसका आंसर फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको देखना है। आगे देखते हैं 150 150 क्वेश्चन। मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ, तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टॉपिक आपको जरूर करना है।
कैसा इमल्सन है, तो बोलेंगे फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर में फैट डिस्पर्स हुआ है, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर फैट में डिस्पर्स्ड है, फैट डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट में फैट है, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो ये था हमारा आज का सेशन और हमने पूरे के पूरे एचपी टेट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री के। एक पूरी सीरीज भी बना दी गई है और मैराथन के तौर पर भी आपको वीडियोस मिल रही हैं। तो इसी के साथ सारी वीडियोस को जरूर देखें, एग्जाम से पहले 100% आपका केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।